तो हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है गणेशाय वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की जो वीडियो है, आज की वीडियो में 12th फिजिक्स के अंदर हम पढ़ेंगे संधारित्रों का संयोजन। जी हाँ दोस्तों, संधारित्र का संयोजन। इससे पहले वाली जो वीडियो थी उस वीडियो में हमने पूरा संधारित्र समझा था। संधारित्र का सिद्धांत सब कुछ समझ लिया था। अगर आपने नहीं देखा तो आई बटन पे या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, आप जाकर इसको देख लो, ठीक है। क्योंकि वो चीज़ आप समझ जाओगे तो ये बहुत बेटर होगा समझने में, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत आसान होगा। और एक बात और बता देता हूँ, ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये जो आपका टॉपिक है ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक में से ही आपके ज़्यादा से ज़्यादा जो न्यूमेरिकल है वो पूछे जाते हैं, ठीक है। तो हम इसको समझेंगे बहुत आसानी से, बहुत मज़ा आएगा वीडियो में, ठीक है। चलो तो हम देख लेते हैं पहले संधारित्रों का जो संयोजन है, इसको करने की आवश्यकता क्या है, ये जान लेते हैं पहले, ठीक है। तो दोस्तों इसके लिए मैंने क्या किया, मैंने मान लिया मेरे पास यहाँ पर एक संधारित्र है और ये जो संधारित्र है, इस संधारित्र की जो धारिता है वो धारिता है, मान लेते हैं इस संधारित्र की धारिता मेरे पास है कितनी, 2 फैरेड है। कितनी फैरेड है, 2 फैरेड है, ठीक है। और यहाँ पर मेरे पास एक संधारित्र और है जिसकी धारिता यहाँ पर दी गई है 2 फैरेड, ठीक है ना। यहाँ पर मेरे पास 2 संधारित्र दिए हैं जिनमें प्रत्येक संधारित्र की धारिता कितनी है, 2 फैरेड है। कितनी है, 2 फैरेड है। और मुझे क्या करना है, मुझे एक ऐसा संधारित्र चाहिए है जिसकी धारिता कितनी हो, 1 फैरेड हो। मेरे पास केवल 2 संधारित्र हैं, 2 फैरेड धारिता के 2 संधारित्र हैं मेरे पास। और मुझे एक ऐसा संधारित्र चाहिए है जिसकी धारिता 1 फैरेड हो, जिसकी धारिता कितनी हो, 1 फैरेड हो। तो ये 1 फैरेड धारिता को मैं 2 तरीके से ला सकता हूँ। इस 1 फैरेड वाला जो संधारित्र है इसको मैं 2 तरीके से ला सकता हूँ। 2 तरीका क्या है, 2 तरीकों में पहला तरीका ये है कि या तो मैं क्या करूँ, मार्केट जाऊँ और मार्केट से 1 फैरेड धारिता वाला संधारित्र लेकर आ जाऊँ, ठीक है। पहला तरीका तो यह है कि मैं मार्केट जाऊं और मार्केट से 1 फैरेड धारिता का एक संधारित्र लेकर आ जाऊं, ये तरीका है। और दूसरा तरीका मेरे भाई ये है कि जो मेरे पास उपलब्ध है, जो मेरे पास 2 फैरेड धारिता के जो संधारित्र उपलब्ध हैं, इन संधारित्रों को मैं इस प्रकार से जोड़ूं, इस प्रकार से संयोजित करूं कि मुझे क्या प्राप्त हो जाए, 1 फैरेड प्राप्त हो जाए। बिल्कुल ये भी हम कर सकते हैं। अगर हमारे पास कोई अलग अलग धारिता के संधारित्र हैं, यदि उनसे हमें जो चाहिए वो धारिता अगर प्राप्त करना है तो उनको किसी विशेष क्रम में जोड़कर हम वो प्राप्त कर सकते हैं, समझ गए ना। तो 1 फैरेड धारिता का संधारित्र चाहिए तो मार्केट से लेकर आना पड़ेगा या फिर इनको मुझे विशेष टाइप से जोड़ना पड़ेगा। तो दोस्तों इसी को किस प्रकार से जोड़ें कि हमें 1 फैरेड प्राप्त हो जाए, इसको सीखने के लिए, इसको समझाने के लिए हमें संधारित्र के संयोजन की आवश्यकता पड़ी। संधारित्र के क्या पड़ी, संयोजन की आवश्यकता पड़ी। तो वही हम पढ़ रहे हैं, संधारित्र का संयोजन मतलब संधारित्रों को आपस में जोड़ना, ठीक है। चलो देखो यहाँ परिपथ में उपलब्ध धारिता, मतलब यहाँ पर मेरे पास उपलब्ध धारिता कितनी है, 2 फैरेड है। कितनी है, 2 फैरेड है, ये उपलब्ध धारिता है। तो परिपथ में उपलब्ध धारिता से इच्छित धारिता, मतलब जो हमें चाहिए, हमें क्या चाहिए, 1 फैरेड चाहिए, ठीक है। परिपथ में उपलब्ध धारिता से इच्छित धारिता प्राप्त करने के लिए हमें जो धारिता चाहिए उसको प्राप्त करने के लिए कैसे प्राप्त किया जाए, कैसे क्या हो, इसके लिए संधारित्रों का क्या किया जाता है, संयोजन किया जाता है। तो ये चीज़ आप समझ गए संधारित्रों का संयोजन क्यों किया जाता है। जो हमें धारिता चाहिए वो धारिता प्राप्त करने के लिए हम संधारित्रों का क्या करते हैं, संयोजन करते हैं। हम इच्छित धारिता प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। चलो
अब ये संधारित्रों का संयोजन मुख्यतः दो प्रकार का होता है। मुख्यतः संधारित्रों का संयोजन कितने टाइप का होता है? दो प्रकार का। पहला आपका जो संयोजन होता है जिसका नाम है श्रेणी क्रम संयोजन, और दूसरा है आपका समांतर क्रम संयोजन जिसको पार्श्ववर्ती संयोजन भी बोलते हैं। समांतर क्रम संयोजन या पार्श्ववर्ती संयोजन। तो आज की जो वीडियो है इसमें हम पढ़ेंगे श्रेणी क्रम संयोजन। कौन सा संयोजन? श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है, तो सबसे पहले तो इस श्रेणी क्रम का मतलब जानो। जैसे दोस्तों आपने ट्रेन देखा होगा, ट्रेन में कई डब्बे होते हैं, ठीक है, कई बॉगीज होती हैं ट्रेन में। तो कई जो बॉगीज होती हैं एक के बाद एक जुड़ी होती है, एक फिर दूसरा फिर तीसरा फिर चौथा, ऐसे करके जुड़े होते हैं और 50-60 होते हैं, है ना। लगभग मालगाड़ी में तो लगभग 50-60 डिब्बे 100 डिब्बे तक होते हैं, ठीक है। तो एक के बाद एक जुड़े होते हैं ना, तो ये जो एक के बाद एक जुड़ना होता है यही श्रेणी क्रम होता है। यही क्या होता है? श्रेणी क्रम होता है। तो हमें संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन करना है। किसका? संधारित्रों का। तो संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो मान लेते हैं दोस्तों हमारे पास 3 संधारित्र हैं। कितने संधारित्र हैं? 3 संधारित्र हैं, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं? 3 संधारित्रों का संयोजन कर रहे हैं। हम 3 से ज़्यादा संधारित्र ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। बाकी 3 आपके मोस्टली सही होंगे, ठीक है। तो मान लिया दोस्तों हमारे पास 3 संधारित्र हैं। एक संधारित्र हमारे पास ये है जिसकी धारिता मान ली हमने क्या है? C1 है। क्या है इसकी धारिता? C1 है, ठीक है, ओके। दूसरा संधारित्र हमारे पास ये है, दूसरा संधारित्र हमारे पास ये है जिसकी धारिता मान के चलते हैं C2 है, और तीसरा संधारित्र भी हमारे पास है, ठीक है, जिसकी धारिता क्या है? C3 है। क्या है? C3 है। इन तीनों संधारित्र में पहले संधारित्र जो है, इस पहले संधारित्र की जो दूसरी प्लेट होती है दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जुड़ी होती है। दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जुड़ी होती है, और इस प्रकार का ये जो संयोजन है वो चलता रहता है। इस प्रकार का संयोजन जो है ना कंटिन्यू चलता रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आगे मैंने क्या किया है दोस्तों? आगे क्या किया है मैंने? जो 3 संधारित्र हैं इन तीनों संधारित्र के मध्य मैंने क्या जोड़ दिया? एक बैटरी को जोड़ दिया। किसको जोड़ दिया? एक बैटरी को मैंने इनके मध्य जोड़ दिया, ठीक है। ये पॉजिटिव है और यहाँ नेगेटिव, ठीक है। ये बैटरी मैंने जोड़ दिया, और ये जो बैटरी है इस बैटरी का विभवांतर क्या है? V है। मतलब ये जो बैटरी है वो V विभवांतर दे रही है। अब दोस्तों एक बात समझो, जब ये बैटरी इसको विभवांतर देगी, जब बैटरी क्या करेगी? इनको विभवांतर देगी, तो इनमें क्या, इससे क्या निकलेगा? आवेश निकलेगा। जब बैटरी क्या विभवांतर देगी तो आवेश निकलेगा, सिंपल सी बात है, क्योंकि आवेश के कारण ही तो धारा आती है। आवेश के कारण ही तो क्या आती है? धारा आती है। तो मैं यहाँ पर क्या लगाऊंगा? विभवांतर लगाऊंगा, तो यहाँ पर क्या होगी? धारा निकलेगी। तो जो बड़ा साइन होता है वहाँ से प्लस धारा निकलती है, प्लस आवेश निकलता है, और जो छोटा साइन होता है उससे माइनस आवेश होता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकलेगा? आवेश। क्या निकलेगा? आवेश, ठीक है। और यहाँ पर मान लेते हैं ये एक कोई बिंदु है, यहाँ पर एक कोई बिंदु है जिसका नाम है A, यहाँ पर एक कोई बिंदु है जिसका नाम दिया B, यहाँ पर एक कोई बिंदु है जिसका नाम है C, और यहाँ पर एक कोई बिंदु है जिसका नाम क्या है? D। मतलब ऐसा कहें कि ये तीनों संधारित्र हैं। पहला संधारित्र AB के मध्य जुड़ा है, दूसरा संधारित्र BC के मध्य जुड़ा है, और तीसरा संधारित्र CD के मध्य जुड़ा है, ये है, ठीक है। चलो इसको आवेश देंगे तो ये आवेश कहाँ आएगा? यहाँ आएगा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। पॉजिटिव आवेश है, यहाँ आएगा। अब जैसे ही पॉजिटिव आवेश यहाँ आएगा तो ये आवेश इसके ऊपर जाएगा, इस प्लेट के ऊपर जाएगा। बोलो जाएगा कि नहीं? जाएगा, बिल्कुल। ये पॉजिटिव चार्ज है ना, इस पर चला जाएगा, तो ये पॉजिटिव। इस पॉजिटिव के कारण ये कैसी हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। इसके मतलब इसका जो आंतरिक सिरा है, इसका जो आंतरिक सिरा है उस पर माइनस आ जाएगा, है ना। या फिर हम ऐसा कहें, देखो आंतरिक आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और ये जो आवेश है ये आवेश आगे जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि देखो दोस्तों पाइप आपका एक ही है, पाइप आपका एक ही है, बस अंतर इतना है कि ऐसा देखो पाइप जो है ना, मान के चलो एक हमारे पास पाइप है, मान के चलते हैं यहाँ पर, आप समझो ये हमारे पास क्या है? एक पाइप है। ये हमारे पास क्या है? एक पाइप है, ठीक है। और ये पाइप जैसे ही जैसे आगे बढ़ता जा रहा है ये पाइप चौड़ा होता जा रहा है, ठीक है। तो मान लेते हैं यहाँ पर यहाँ से कोई क्या आ रहा है? पानी आ रहा है। क्या आ रहा है? पानी आ रहा है, और वो पानी कितना है? 10 लीटर है।
ठीक है। तो ये यहाँ पर जो पाइप है वो क्या है, पतला है, यहाँ पर पाइप पतला है तो यहाँ पर जो पानी है ज़्यादा प्रेशर से आएगा। यहाँ पर जो पाइप है वो मोटा है तो यहाँ पर जो पानी का प्रेशर, पानी 10 लीटर ही आएगा लेकिन पानी का प्रेशर क्या होगा, कम होगा। यहाँ पर और ज़्यादा मोटा पाइप है तो यहाँ पर भी 10 लीटर पानी आएगा लेकिन पानी का जो प्रेशर है कम हो जाएगा। मतलब जैसे ही यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो इसका जो पानी है उसका वेग ज़्यादा कम होगा, वेग में परिवर्तन होगा, लेकिन पानी जो आपका 10 लीटर है वो आपका 10 लीटर का 10 लीटर तीनों में से प्रवाहित होगा। तो इसी प्रकार दोस्तों पाइप आपका एक ही है, श्रेणी क्रम है, मतलब क्रम आपका एक ही है। तो यह समांतर क्रम में मैंने क्या किया, इसको जोड़ा, तो ये आवेश यहाँ आया, ठीक है, यहाँ आया तो यहाँ पर आ गया प्लस क्यू आवेश। और आपने एक चीज़ सीख के रखी है, जब मैं संधारित्र आपको पढ़ा रहा था तो इस प्लस के कारण इसके आंतरिक पृष्ठ पर क्या जाएगा, ऋणावेश आ जाएगा, आंतरिक पृष्ठ पर क्या जाएगा, ऋणावेश आएगा। और इसका जो बाहरी पृष्ठ है इस पर क्या जाएगा, धनावेश आ जाएगा, क्या जाएगा, धनावेश आ जाएगा। और ये जो धनावेश है वो आप, ये वाली जो प्लेट है वो इससे जुड़ी है तो ये पूरा का पूरा धनावेश कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पहुँच जाएगा, मतलब इस पर क्या जाएगा, प्लस क्यू आवेश आ जाएगा। फिर इस प्लस के कारण क्या आएगा, इसके आंतरिक पृष्ठ पर क्या आ जाएगा, माइनस क्यू आ जाएगा, और बाहरी पृष्ठ पर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो पूरा का पूरा प्लस कहाँ पहुँचेगा, फिर इस प्लेट पर, तो इस प्लेट के जो है ना उस पर भी प्लस क्यू आवेश आ जाएगा, और इसके आंतरिक पृष्ठ पर फिर माइनस क्यू आवेश, और बाहरी पृष्ठ पर क्या आ जाएगा, प्लस क्यू आवेश। इतना समझ गए। तो मतलब मैं कहने का मतलब ये है कि जो मैंने आवेश इसको दिया है वो का वही आवेश तीनों प्लेटों में प्रवाहित हो गया, तीनों संधारित्र में बिल्कुल समान रूप से प्रवाहित हो गया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। बस प्रॉब्लम कहाँ हुई है, प्रॉब्लम हुई है बस यहाँ पर ज़्यादा आवेश तेज गति से आएगा, यहाँ थोड़ा सा स्लो हो जाएगा, यहाँ थोड़ा और स्लो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 10 लीटर यहाँ पतला पाइप है तो ज़्यादा तेज पानी बहेगा, यहाँ कम और उससे कम यहाँ, तो बस इतना सा अंतर है, ठीक है। तो ध्यान रखना कि आवेश जो है ना वो समान रूप से प्रवाहित होगा। तो हम यहाँ से ये कहें कि जो आवेश होगा वो श्रेणी क्रम में कैसा होता है, नियत होता है। कैसा होता है, नियत होता है। आवेश श्रेणी क्रम में कैसा होता है, नियत होता है। बट आप देखो दोस्तों, ये जो आपका पहला संधारित्र है वो AB के बीच है, दूसरा संधारित्र BC के बीच है, और तीसरा संधारित्र कहाँ है, CD के बीच है। अब तीनों संधारित्र अलग अलग बिंदुओं के बीच हैं, तो आप एक चीज़ बता दो, इनके मध्य जो आपका विभव है, इनके मध्य जो आपका विभव आएगा वो विभव आपका समान आएगा क्या, नहीं, क्योंकि प्रत्येक बिंदु के बीच विभवांतर अलग अलग होता है। मतलब AB के जो बीच विभवांतर है वो विभवांतर मान लिया हमने क्या है, V1 है, वो विभवांतर हमने क्या मान लिया, V1 है। एक सेकंड, वो AB के मध्य जो विभवांतर है वो मान लिया हमने क्या है, V1 है, ठीक है। और यहाँ पर जो C और D के मध्य जो विभवांतर है वो मान लिया हमने क्या है, V2 है, ठीक है। और यहाँ पर BC के मध्य है ना, और जो CD के मध्य जो विभवांतर है वो मान लिया मैंने क्या है, V3 है। देखो यहाँ से तो आपका V जा रहा है, यहाँ से तो आपका V जा रहा है, लेकिन ये बिंदु बढ़ गए ना तो विभवांतर क्या होगा, बदल जाएगा। विभवांतर बिंदुओं के डिपेंड करता है। हमने यही देखा है ना, जब एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश को ले जाते हैं, है ना, तो हमें विभवांतर मिलता है। तो विभवांतर यहाँ अलग हो जाएगा, बट आवेश में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आवेश का सिस्टम जस्ट इसके जैसा चलेगा। तो आई होप समझ गए हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो एक बार यहाँ समझ लो, यदि संधारित्रों को इस प्रकार जोड़ा जाए कि प्रथम संधारित्र की दूसरी प्लेट दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से बिल्कुल, प्रथम संधारित्र की दूसरी प्लेट, जो प्रथम संधारित्र की दूसरी प्लेट दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जुड़ी है, दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जुड़ी है। सिंपल बिल्कुल ऐसा ही किया है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ये प्रथम संधारित्र, ये द्वितीय और ये तृतीय, ठीक है। चलो, दूसरी प्लेट तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जुड़ी हो तथा आगे भी ये क्रम चलता रहे। जैसे मान के चलो आप ज़्यादा संधारित्र लोगे तो ये क्रम फिर चलता रहेगा, है ना। पहले का दूसरी प्लेट, दूसरे के पहली प्लेट से, दूसरे की दूसरी प्लेट तीसरे के पहले से, तीसरे के दूसरी प्लेट चौथे के पहले से, मतलब ये क्रम चलता रहेगा। तब इसे हम कौन सा संयोजन बोलते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन बोलते हैं। कौन सा, श्रेणी क्रम। तो इतना आई होप आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा आवेश जो है वो नियत है, ठीक है, बट बिंदुओं के मध्य हमें विभवांतर मिलता है। तो यहाँ पर अगर हम विभवांतर की बात करें, किसकी बात करें, विभवांतर की बात करें, तो जो आपका विभवांतर आपका जो भी है वो क्या होगा,
नियत नहीं होगा, वो नियत नहीं होगा, वो आपका जो विभवांतर है वो होगा अलग अलग। आई होप आप समझ गए, आई होप आप समझ गए विभवांतर क्या है, अलग अलग। कोई दिक्कत? ठीक है, तो यहाँ पर हम एक चीज़ लिख रहे हैं, ठीक है, विभवांतर अलग है, इसका V1 है, इसका V2 है, इसका V3 है, और V1 V2 V3 ये तीनों किसके बराबर होंगे, V के बराबर होंगे। किसके बराबर होंगे, V के बराबर होंगे। इतना आप समझ गए ना। तो देखो हम इसको बढ़ाते हैं आगे, ठीक है। तो देखो माना C1 C2 C3 संधारित्र के मध्य विभवांतर V1, V2 व V3 है। कितना, यही तो हमने माना, ठीक है, यही माना ना। C1 के मध्य V1, C2 के मध्य V2 और C3 के मध्य क्या है, V3 है। क्या है, V3 है। कोई दिक्कत है इधर तक? ठीक है, चलो आगे बढ़ो। तब कुल विभवांतर क्या हो जाएगा, कुल विभवांतर जो V है इन तीनों के बराबर हो जाएगा। V को 3 भागों में बांटा ना, तो V बराबर क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 और प्लस आपका V3। इतना क्लियर हो चुका है, इतना क्लियर हो चुका है। अब देखो इधर दोस्तों, आगे मैं चीज़ों को बढ़ा रहा हूँ और बहुत अच्छे से समझना, ठीक है ना। यहाँ पर समझो, है ना। मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ किंतु। क्या लगा रहा हूँ, किंतु। देखो अब आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, यहाँ पर इसको दे जा सकते हो समीकरण नंबर 1। यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, V1 V2 और V3 की वैल्यू निकाल रहे हो, ठीक है। तो देखो किंतु आपको पता है दोस्तों, जो V है, V बराबर क्या होता है, Q अपॉन क्या होता है, C होता है। ये आप जानते हो, विभवांतर की वैल्यू होती है V बराबर Q अपॉन C, या फिर आप ऐसा कहो कि जो C होता है, C बराबर Q अपॉन क्या होता है, V होता है। Q अपॉन V होता है, बिल्कुल होता है। यहाँ से V को यहाँ ले जाऊँगा और C को यहाँ ले जाऊँगा, तो यहाँ से आपका जो V है, V बराबर क्या जाएगा, Q अपॉन C आ जाएगा। बोलो आएगा कि नहीं आएगा ना, बिल्कुल आ जाएगा सर हमारे पास, ठीक है। चलो, तो ऐसी कंडीशन में हम अगर V1 की वैल्यू, देखो यहाँ V1 है, धारिता C1 है और आवेश क्या है, Q है ना। आवेश कैसा है, नियत है। आवेश कैसा है, नियत है, ठीक है ना। तो हमें यहाँ पर ये वाला जो आवेश है, ये आंतरिक आवेश है, इसको नहीं देखना, इसको नहीं देखना। आंतरिक प्लस पर आया है ये, तो इसको हमें मोस्टली नहीं देखना है, मोस्टली इसको नहीं देखना, ठीक है। चलो, तो अगर इसके अकॉर्डिंग हम V1 की वैल्यू निकालें, ठीक है, तो लिख देंगे तब V1 बराबर क्या हो जाएगा, आवेश आपका इस पर Q ही है और धारिता इस पर क्या है, C1, ठीक है। यहाँ पर V2 बराबर क्या है, आवेश आपका Q है और धारिता इस पर क्या है, C2 है। क्या है, इस पर सॉरी C2 है, ठीक है। और आपका इसी प्रकार से V3 निकालें तो Q और धारिता क्या है, C3 है। क्या आपको इतना समझ में आया, क्या आपको इतना समझ में आया? तो यहाँ से हम क्या निकाल चुके, V1 V2 और V3 के मान निकाल चुके। इतना समझ में आ गया। एक बार दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लो पूरे का, एक बार पूरे का स्क्रीनशॉट लो और फिर इस चीज़ को मैं हटाऊंगा और वहाँ पर ले जाऊंगा। पूरे का स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है दोस्तों, ले लिया स्क्रीनशॉट। चलो अब मैं यहाँ पर इसको हटाता हूँ, ठीक है। ये चीज़ आप समझ गए ना, यहाँ पर इसको हटा देता हूँ और मैं आगे बढ़ाता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा दोस्तों, यहाँ पर जो आपने V1 V2 और V3 की जो वैल्यू रखी है, उसको V1 V2 और V3 की वैल्यू निकाली, उसको समीकरण 1 में रख दोगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दोगे समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 1 में मान रखने पर रख दो, ठीक है। चलो रखते हैं मान। V की वैल्यू क्या है, Q अपॉन C, तो ये आपका Q अपॉन C। चलो V1 की वैल्यू आप देख लो, Q अपॉन C1, Q अपॉन C1। V2 की वैल्यू Q अपॉन C2 और इसकी वैल्यू क्या है, Q अपॉन C3। यहाँ से दोस्तों आप देख सकते हो Q यहाँ पर, C यहाँ पर, Q सब में समान है, तो Q को आप ले लो कॉमन, अंदर क्या बचा 1 अपॉन C1, ठीक है, 1 अपॉन C2 और 1 अपॉन C3। यहाँ से Q से जब Q को काट देंगे तो 1 अपॉन C और 1 अपॉन C1 और 1 अपॉन C2 और 1 अपॉन C3। ये आपका जो संयोजन आ गया है, श्रेणी क्रम संयोजन। मतलब इस अगर संधारित्र, अगर परिपथ में संधारित्र श्रेणी क्रम में जोड़े दिए गया,
श्रेणी क्रम में जोड़ दिए जाए तो उसके मध्य जो धारिता होती हैं उन धारिताओं के मध्य ये संबंध आता है, धारिताओं के मध्य हमारा ये वाला संबंध आता है और इस संबंध की सहायता से हम इच्छित धारिता प्राप्त कर सकते हैं, इच्छित धारिता प्राप्त कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ, मेरे पास यहाँ पर कितने संधारित्र थे? 2 थे, एक C1 2 फैरेड, C2 2 फैरेड। मुझे क्या चाहिए था? 1 फैरेड चाहिए था। क्या मैं इसकी हेल्प से 1 फैरेड प्राप्त कर सकता हूँ? तो आप देख लो, इसको भी हटा रहा हूँ मैं, ठीक है, इसको भी हटा देता हूँ, ठीक है, स्क्रीनशॉट तो आपने ले लिया, ठीक है। चलो यहाँ समझो, मैं यहाँ पर एक उदाहरण आपको समझा रहा हूँ। मेरे पास संधारित्र था, ठीक है, मेरे पास संधारित्र थे 2, ठीक है, 2 थे, है ना। एक था आपका C1 = 2 फैरेड और एक था आपका C2 = 2 फैरेड था, ठीक है। और मुझे क्या चाहिए था? मेरे पास ये 2 संधारित्र थे, मैं इन संधारित्र को कौन से क्रम में जोड़ूं कि मुझे क्या प्राप्त हो जाए? 1 फैरेड प्राप्त हो जाए। तो मैं दोस्तों अगर श्रेणी क्रम में जोड़ूंगा, कौन से क्रम में जोड़ूंगा? श्रेणी क्रम में, तो मुझे ये सूत्र लगाना पड़ेगा और ये सूत्र आपका क्या होता है? 1/C = 1/C1 प्लस 1/C2। अब C3 नहीं लिखूंगा, क्यों? क्योंकि मेरे पास 2 ही हैं, C1 और C2, तो C3 लिखने की जरूरत नहीं है। आपके पास 4 हों तो 1/C4 कर लेना, 5 हों तो 1/C5, ऐसा क्रम बिल्कुल ये कंटिन्यू चलता रहेगा अनंत, ठीक है। चलो तो वैल्यू पुट करो 1/C। C1 की वैल्यू क्या है? C1 की वैल्यू क्या है? 2 और C2 की वैल्यू कितनी है? 2 है, ठीक है। सॉल्व करो इसको, तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा और ऊपर कितना आ जाएगा? 2, ठीक है। एलसीएम आपका 2, ऊपर भी 1 और 1 2, 2 से 2 कैंसिल, बराबर कितना आ गया? 1 फैरेड आ गया। मतलब अगर मैं क्या करूँ, अगर ये जो आपके 2 संधारित्र थे 2 फैरेड के, अगर इन 2 संधारित्र 2 फैरेड के थे, मुझे 1 फैरेड चाहिए है, तो मैं इन संधारित्र को कौन से क्रम में जोड़ दूंगा? श्रेणी क्रम में जोड़ दूंगा, तो मुझे 1 फैरेड मिल जाएगा। मिल गया ना, इच्छित धारिता मैंने प्राप्त कर ली, मुझे जो चाहिए थे वो प्राप्त कर लिया ना। तो इस प्रकार से दोस्तों हम प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है संधारित्रों के श्रेणी क्रम का सूत्र क्या होता है? 1/C = 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन का सूत्र है, कभी मत भूलना। ये आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और एग्जाम में पूछेगा। देखो कैसे, ये तो आपको क्लियर हो चुका है ना, ठीक है। आपसे ये पूछ लेगा, ठीक है, आपसे ये पूछ लेगा कि 3 संधारित्र, आपसे देखो एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछेगा। उसने बोल दिया कि 3 संधारित्र जिनकी धारिता 2 फैरेड, 3 फैरेड और 3 फैरेड, सॉरी C3 और 4 फैरेड है। आपसे ये पूछ लिया गया कि 3 संधारित्र हैं आपके पास C1 C2 और C3 जिनकी धारिता आपको 2 फैरेड, 3 फैरेड और 4 फैरेड दी गई है, तो इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ने पर कुल धारिता कितनी होगी? श्रेणी क्रम में जोड़ने पर कुल धारिता कितनी होगी? तो देखो यहाँ पर आपका सूत्र क्या है श्रेणी क्रम का? यही सूत्र है ना, 1/C1 1/C2 और 1/ क्या है? C3, यही है ना। इनको जोड़ दो तो ये आपका 1/2 1/3 और 1/ कितना आ गया? 4 आ गया, यही आ गया ना। अब इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व कर लेंगे तो हम क्या करेंगे? इसका एलसीएम लेंगे, तो 4 तिया 12, 12 एलसीएम आ जाएगा। इनका एलसीएम लेना तो आता है ना, 12 आ गया, ठीक है, 2 6, तो 12 आ गया। तो 2 से काटो 12 को, कितना कटेगा? 6 बार जाएगा, तो यहाँ 6 आ जाएगा। 3 से काटो 12 को, कितनी बार जाएगा? 4 बार, तो यहाँ 4 आ जाएगा, ठीक है। 4 से काटा को 12 को 3 बार जाएगा, तो ये 3 आ जाएगा, ठीक है। तो 6 4 10 और 3 13, मतलब 1/C = आ गया है 6 4 10 और 3 13, तो ये आपका आ गया 13/12 है। 13/12 है वो आपका कुल धारिता होगी। अगर 2 फैरेड, 3 फैरेड और 4 फैरेड धारिता वाले 3 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए तो कुल धारिता आपकी 12/13 निकलेगी। तो इस टाइप से दोस्तों आप कर सकते हो, है ना। तो आई होप आप पूरा समझ गए होंगे, ठीक है। मैंने देखो इसका थोड़ा सा लॉजिक भी बता दिया, बाकी मैं इसके अलग से भी आपको न्यूमेरिकल कराऊंगा, अलग से भी इसके न्यूमेरिकल मैं समझाऊंगा, ठीक है। फुल आपको समझ में आ गया? फुल आपको समझ में आ गया पूरा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एक बार वीडियो को लाइक करो और अपने सभी दोस्तों में वीडियो शेयर कर दो। नए व्यूअर हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत बहुत एंड बहुत आवश्यकता है, तो मुझे आपका सपोर्ट चाहिए, तो मुझे सपोर्ट भी आप करें, मैं आगे बढ़ूँ,
ठीक है। और कल की जो वीडियो होगी उसमें हम समांतर क्रम संयोजन देखेंगे। जैसे हमने श्रेणी क्रम देखा बहुत ईजी, ऐसे ही समांतर क्रम भी हम देखेंगे बहुत आसान से, ठीक है। चलो मिलते हैं तो अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।